नमस्कार दोस्तों। लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रवींद्र सर आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहा हूं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। आज का जो यह क्लास है, यह जो है हिंदी व्याकरण का, आज जो वर्ण विचार हमारा क्लास चल रहा है, वर्ण विचार की दूसरी क्लास है। इससे पहले बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो सभी देख सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर पढ़ेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको वर्ण विचार से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताने का प्रयास करता हूँ। आपको वह प्रश्न जरूर बताता हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। तो आइए वर्ण विचार का आज का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, और इस मोटिवेशनल कोड के साथ कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए, फेंक भाला जहां तक जाए। तो आइए अब हम भाला फेंकते हैं और देखते हैं कहां तक हमारा भाला जाता है। हम मंजिल को छू कर दिखाएंगे, मंजिल को छू कर दिखाएंगे। आइए, अगर आप हमारे साथ लगे रहे तो मंजिल को पाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम इससे पहले वर्ण विचार में जो पढ़े, वर्ण विचार में बहुत अधिक तो नहीं पढ़ा था। बस हमने वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, उस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, और किन किन प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, और उसमें हमने अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, और उसमें हमने यह देखा संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों से मिलकर बने। आज हम थोड़ा सा स्वरों पर चलेंगे, स्वर के ऊपर चर्चा करते हैं। उसके आगे देखते हैं कि हमने, अब देखते हैं कि हमारे जो स्वर हैं कौन कौन से मूल स्वर हैं, कौन से दूसरे स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं या मूल स्वर हैं, और कौन से संयुक्त स्वर हैं। क्योंकि स्वरों को भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है। अगर हम स्वर की बात करें, हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, जो पढ़ रहे हैं वह है हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। यानी कि वर्ण का विचार कर रहे हैं, वर्णों पर। और वर्ण विचार में हम पढ़ रहे थे स्वर। स्वर स्वर देखते हैं। अब स्वर पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। स्वरों को कितने प्रकार से जाना जा सकता है, स्वरों का अलग वर्गीकरण अभी हम आगे चल करके दिखाएंगे कैसे कैसे किया जा सकता है। तो स्वर देखते हैं, दो चीजें हम देखते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से। स्वर की अगर बात करें, नंबर 1 हम कौन देखते हैं कि मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं। मूल स्वर की अगर हम बात करें, मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वर की अगर हम बात करें तो देखिए ये 7 है। मूल स्वरों की संख्या 7 है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या 7 है। अगर हम आपको बताना चाहें कि कौन कौन से हैं, तो देखिए स्वरों की संख्या जो 7 है, एक तो आ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, और री है। कितने हुए? 2, 4, 6 और 7। ये हमारे मूल स्वर, मूल स्वर हमारे यही है। और अब बात करते हैं, अगर जो दूसरा चीज हम बताने वाले हैं कि संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं, तो पहला तो देखिए, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि दो स्वरों के मिलने से, दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से एक नए स्वर का निर्माण, इसलिए उसको संयुक्त स्वर कहा गया।
अब देखिए कैसे हुआ, क्योंकि आ ई उ री के बाद हमारा कौन सा आया, एक तो आया ए, दूसरा आया ए, और तीसरा आया ओ, और चौथा आया औ। ये जो है चार जो है संयुक्त स्वरों की संख्या चार है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो चार है। कौन कौन से? यह तो ए किन किन वर्णों से मिलकर के बना है? ए हमारा बना है आ प्लस ई, ये दोनों मिलकर के ये जो है ए का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए किन किन स्वरों से मिलकर के बना है, तो ये इन स्वरों से मिले। अब उसके बाद अय किससे बना है? तो अय जो है हमारा अय आ और ए से मिलकर के बना है। अय आ प्लस ए, ये दोनों मिलकर के जो है हमारा अय बनाते हैं। और ओ की अगर हम बात करें तो आ प्लस उ, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। और अगर आ और ओ मिल जाए तो क्या बनते हैं? औ बनते हैं। तो ये संयुक्त स्वर है। अगर इनमें से पूछा जाए, अब इनमें प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न आपका यही बन सकता है कि प्रश्न आपका सीधे सीधे यह हो सकता है कि निम्न में से एक किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। और क्या बन सकता है? ओ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, औ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इन इन वर्णों से मिलकर के बने हैं। इस पे अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा ह्रस्व स्वर है, यह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से जो है आपसे अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यह हो सकता है, अगला प्रश्न आपका क्या हो सकता है? अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि किन किन, जैसे यहीं पे हम बता दें कि दीर्घ स्वर कौन से हैं। आपको हम बता दें कि दीर्घ स्वर इसमें कौन कौन से हैं, ये भी यहीं पे जान लेते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हो सकते हैं और ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी यहीं पे जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर आपसे क्योंकि पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं और ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या चार है। कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर जान लीजिए, ये सभी स्वर हैं और ये भी स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है, एक तो आ है, दूसरा ई है, और तीसरा ऊ है, और चौथा री है। ये सभी जो है क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो इनको हम लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर, और बाकी जितने भी बचे हैं ये सभी दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? चार हो गई। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? सात हो जाएगी। अगर ऐसे भी देखा जाए तो कुल मिला जुला करके 11 स्वर होते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये सात जो है जो बचे हुए हैं ये सभी कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ माने देखिए ह्रस्व माने क्या होता है? ह्रस्व माने हम लिख सकते हैं छोटे स्वर, छोटे मात्रा वाले, छोटे मात्रा वाले, यानी कि जिनको बोलने में हमको बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर होते हैं। और इनको जो है बड़े बड़े कह सकते हैं। देखिए ये आपके समझने के लिए ये चीज हम छोटे और बड़े की बात कर रहे हैं। छोटा और बड़ा की बात जो है यहाँ पे नहीं कहना चाहिए एक हिंदी के विद्यार्थी को। आपको समझने के लिए कि ह्रस्व माने क्या होता है छोटा, और दीर्घ माने बड़ा होता है। बड़े के लिए, बड़े के लिए। अब आइए हम आगे चलते हैं कि इनमें से और स्वरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।
अब इस पे आपका प्रश्न कितने प्रकार से बन सकता है? आपका प्रश्न कहाँ से बन सकता है? देखिए, आपका प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। प्रश्न आपका ये बन सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी है। आपको ऑप्शन मिल जाए, अगर कि क ऑप्शन मिल जाए 7, ख ऑप्शन मिल जाए 11 और ग ऑप्शन मिल जाए आपका 4 और घ ऑप्शन मिल जाए आपका 5, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस पे क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न आपका यह बन सकता है कि जो संयुक्त स्वर ए है वह किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो आइए अब चलते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण है हम किन किन आधारों पर कर सकते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण के लिए कुछ लोग जो है 4 आधार देते हैं, कुछ लोग 6 आधार देते हैं, तो अपने अपने अनुसार देते हैं। आइए हम कुछ आधार देते हैं कि जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के व्यवहारिक भाग के आधार पर, जो व्यवहारिक मतलब व्यवहार के भाग के आधार पर, जिह्वा का जो व्यवहार का भाग होता है उसके आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखिए, पहला नंबर जिह्वा के आधार पर पहले हम अग्रस्वर, जैसे हम जो बोलते हैं कि जो जीभ है हमारी, ये जीभ है, इस जीभ के अगले हिस्से से कितने स्वरों को हम बोलते हैं। जैसे बोल के देखिए कि ई बोलिए, ई, ई। देखिए, अगले जीभ का प्रयोग, जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? आप बोल करके एक बार देखिए, हमारे साथ बोलिए, ई, ई, ए, ए, ए। देखिए, जब आप बोलते हैं तो हल्का सा जीभ में थोड़ा सा स्पंदन होता है, जीभ ऐसा लगता है कि जीभ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? जीभ, देखिए जब कहते हैं ई, 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 तो यहाँ पर जीभ, मान लीजिए जीभ है आपकी है, जीभ के इस हिस्से पर प्रेशर पड़ रहा है। आप अगर आपको ना याद रहे कि आगे जो है इसमें किस प्रकार से प्रयत्न हो रहा है, तो आप यह देख सकते हैं कि जीभ के आधार पर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जीभ हमारा मान लीजिए ये पूरा है, कि कौन कौन स्वरों को अगले हिस्से पे हम प्रभावित कर दे रहे हैं। कुछ स्वरों को बोल करके बीच जो जीभ का है बिचले हिस्से का प्रयोग हो जाता है, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और कुछ स्वरों का उच्चारण के लिए जीभ के पिछले हिस्से का, मान लीजिए ये जीभ है, तो जैसे अग्रस्वर की अगर हम बात करें तो अग्रस्वर मतलब जीभ के जो अगले हिस्से में बात करा, तो ई, ई, ए, ये बात कर रहे हैं, अगला हिस्सा का प्रयोग हो रहा है या नहीं? तो इस प्रकार से इसको हम अग्रस्वर के नाम से अग्रस्वर कह सकते हैं। यह हमारा क्या हो सकता है? अग्रस्वर हो सकता है। अग्रस्वर के आधार पर कौन से? कि जीभ के अगले हिस्से के आधार पर जो जिन वर्णों को बोलते हैं, तो इनकी, और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो अगर हम पूछा जाए कि अग्रस्वर के आधार पर अग्रस्वर कौन कौन से हैं, क्योंकि आपसे सीधे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा अग्रस्वर है। कई बार पूछा गया है टेट में, जेआरएफ के, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में एक आध बार पूछ लिया गया है। हालांकि व्याकरण तो वहां तो एकदम ना के बराबर आता है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा पूछ लिया गया एक आध बार, कई बार प्रयत्न के आधार पर पूछा गया। तो यहाँ पर अग्रस्वर कौन कौन से? ई, ए। अगर बात करें मध्य स्वर की, आप देखिए मध्य स्वर मतलब बीच में किसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए, दो वर्ण है, आ, 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 आ। आप देखिए, न तो यहाँ पड़ रहा है ना यहाँ पड़ रहा है, प्रभाव हल्का सा देखिए यहाँ पड़ रहा है बीच में, और जो बीच में पड़ रहा है तो ये है। अब देखिए इन वर्णों को देखिए, ओ, ओ, ऐसा लग रहा है जीभ के इस हिस्से से बात आ रही, ऊ, ओ, औ, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से पश्च स्वर आ गया, मध्य स्वर हो गया और अग्र स्वर हो गया। तो अगर मध्य स्वरों की संख्या की बात करें तो 2 हो जाएगी, और पश्च स्वरों की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन स्वरों को जो है इतने आधार पर
बांटा गया है। देखिए मध्य स्वरों में, अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर, जो जिह्वा की भाग की ऊंचाई होती है उसके आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। आइए तो देखते हैं कि पहले नंबर तो 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत, विवृत, एक होता है अर्धविवृत। संवृत का मतलब जो हमारे होंठ है ना, होंठ जो है पूरी तरह से तो बंद कर देंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, बहुत हल्का सा वो आएगा, मतलब मान करके चलिए कि पूरी तरह से क्या हुआ, बंद है। होंठ जो है हमारे क्या हुए, बंद हो, यानी कि बिल्कुल सकरा हो। जैसे अगर हम बोलें, देखिए होंठ हमारे बोल रहे हैं ई, ई, उ, ऊ। यहाँ पर देखिए अगर मुंह में हम इनको बोलते समय अगर इस चीज को, अगर फिंगर को अपने डालें तो जाएगा नहीं। कैसे, ई, उ, उ, ये बंद है, मुंह हमारा क्या हो रहा है, पूरी तरह से बंद हो रहा है। जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुंह बंद रहता है उन स्वरों को हम संवृत स्वर कहते हैं। अगर आपसे, क्योंकि अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब कंठ ताल मूर्धन्य की बात तो छोड़िए, अब इससे आगे आयोग पूछ रहा है, तो आयोग के अनुसार अगर हम देखें तो इस प्रकार से ई, उ की बात करता है। तो इनमें अगर हम जो समृद्ध, समृद्ध का मतलब जो है पूरी तरह से समझ लीजिए मुंह हमारा क्या हो, बंद हो, और जब मुंह बंद रहेगा उन वर्णों को बोलेंगे तो उसको कहेंगे समृद्ध। और उसके बाद कहेंगे अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध क्या है भैया, समृद्ध पूरा बंद है, और अर्ध समृद्ध क्या होगा, यानी कि आधा बंद है। क्या हो, आधा बंद, यानी कि थोड़ा सा सकरा। जैसे इन वर्णों को आपने बोला ई, उ। अब इसको बोलिए ए, ओ, ए, ओ। अब देखिए हमारा मुंह जो है अभी तक जो बोल रहे थे ये मुंह है, अगर हमारा दोनों होंठ है तो अभी तक बस इतना ही खुल रहा था। अगर आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा हो इतना ई, उ। अब जैसे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए, ओ, थोड़ा सा आधा खुल गया, यानी कि थोड़ा सा सकराई इसकी कम हो गई। तो ऐसे वर्णों को अर्धसंवृत कहते हैं। विवृत मतलब होता है कि खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ मतलब पूरा खुला हुआ, विवृत। जैसे हम बोलते हैं आ बोले, मुंह को पूरी तरह से हमने खोल दिया। ऐसे वर्ण को बोलने के लिए विवृत वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण विवृत है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपसे टफ जब करेगा प्रश्न वर्ण विचार से, देखिए भैया वर्ण विचार का ही यह प्रश्न है, आपने अब तक ये चीज नहीं पढ़ा होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर पढ़ा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को देखिए और लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आपको इससे जो है हमको मोटिवेशनल, आपके लाइक और शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और ताकि तब हम तो आपको पढ़ा पा रहे हैं। अरे भाई आपका कुछ लग तो रहा है तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आ जो है हमारा क्या है, विपरीत है। और अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ, जैसे ओ, और ओ। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आधा बंद, यानी कि इसीलिए चूंकि सकरा शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि नहीं तो अभी कहते आधा बंद, पूरा बंद, आधा खुला, पूरा खुला। तो ये थोड़ा सा सटीक नहीं जा रहा था, इसलिए हमने कुछ सकरा, बिल्कुल सकरा की बात की, और इसमें कुल खुला या पूरा आधा खुला की बात किया। तो बिल्कुल खुला विवृत, विवृत बिल्कुल खुला, विवृत बिल्कुल खुला, अर्ध विवृत आधा खुला, समृत आधा खुला, आधा खुला, समृत मतलब आधा सकरा, और अर्ध समृत मतलब आधा सकरा, और समृत मतलब पूरा सकरा। तो आधा खुला हुआ वर्णों में कौन कौन सा आएगा, ए ओ। मुझे लगता है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आप अगर पिछले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या 7 है और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। इस प्रकार से हमने बताया, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आइए अगले वाले को हम दिखा देते हैं, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने पूरा भरपूर समय दिया है। आप वीडियो को रोक करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो है आगे चलते हैं। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अभी तक इसको हमने पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं कि जो स्वरों का वर्गीकरण है, दूसरा, पहली बात हमने क्या किया, जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर किया था, और दूसरी बार जो वर्गीकरण किया जिह्वा के व्यवहृत भाग की ऊंचाई के आधार पर किया। तीसरी बात क्या करते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार, समय या मात्रा के आधार पर, समय या मात्रा के आधार पर कि मात्राएं कितनी प्रकार की, मात्राएं, जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में बताया हुआ था कि स्वरों की संख्या 11 है, मात्राओं की संख्या 10 है, लेकिन यहां बता रहे हैं मात्राओं के प्रकार कि कितनी प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो आपने देखिए अभी तक क्या पढ़ा, एक तो छोटा मात्रा जिसको हर्ष स्वर, यानी कि हम अगर इसकी बात करें कि कौन सा मात्रा की अगर बात करें तो आप अपने समझने के लिए छोटा मात्रा, छोटा शब्द का प्रयोग कर दें, और यह इसके लिए बड़ा का प्रयोग कर दें दीर्घ के लिए, और इसके लिए सबसे बड़ा का प्रयोग कर दें, सबसे बड़ा का प्रयोग कर दें। अब आपके सामने थोड़ा सा एक चीज बात आया होगा, थोड़ा सा बात यह आया होगा कि भैया ये ह्रस्व और दीर्घ तो हमने पढ़ा था, छोटा और बड़ा पढ़ा था, ये तीसरी वाली मात्रा कौन सा सर लेकर के चले हैं, नई आफत लेकर के चले हैं। अरे भैया नई आफत नहीं लेके आया हूं, नई आफत को मैं आपको हटाने आया हूं। पहले नंबर तो देखिए आप ईश्वर का भी प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, आप यह देखिए ह्रस्व स्वर वह होता है छोटा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, आपको अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि जो स्वरों में है आ है और ई है और ऊ है और कौन सा है, री, ये ह्रस्व स्वर हैं, और ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनका जो मात्रा है छोटी बड़ी, छोटी छोटा ऊरी। दूसरा चीज देखिए, अगर आप संस्कृत पढ़ते तो छोटी री और बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में होता है। भैया यहाँ मत कहो यार, यहाँ मत कहो, यहाँ बड़ी री नहीं होता, संस्कृत में होता है। तो चलिए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बड़ा, यानी कि बड़ा कौन कौन सा होता है, यहाँ पे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, और उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। देखिए ये दीर्घ स्वर है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए, जब आपको हम छंद भाग पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि छंद, इस पे एक मात्रा का प्रयोग होता है, इस पे 2 मात्रा का प्रयोग होता है। जब छंद में हम आपको बताएंगे तब ये चीज आप देखने को पाएंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वरों की अगर बात करें तो ये हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने क्या बताया, हमने कहा कि मात्राएं कितनी होती हैं, 10, क्योंकि इसका मात्रा कहीं लगता नहीं है, जो मात्रा है ये वाला मात्रा लगता है, आ की मात्रा लगता है, और जो वर्ण वैसे लिखे जाते हैं उसमें मात्रा की कोई बात होती नहीं। तो इस प्रकार 3 और 7 यह 10 मात्राएं। सभी स्वर तो हमने लिख दिया। अब प्लुत स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर देखो, जैसे कहने का मतलब सबसे बड़ा, अगर हमको भैया लिखना है, हमको लिखना है ओम, हमको अगर लिखना हो ओम, तो देखिए हम ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, करते हैं ओ, इस तरह का उच्चारण करते हैं। तो अब बताओ, अगर हमको यह ओ लिखना हो तो ये तो एक बार लगा दिया, अगर इसके ऊपर अगर हम एक मात्रा और लगा दें तो औ हो जाएगा, और चूंकि एक मात्रा यानी कि इसमें एक मात्रा का समय होता है, इसमें 2 मात्रा का समय होता है, इसमें 3 मात्रा का समय होता है, और 3 मात्रा के लिए यह करें। तो यह बताइए हिंदी में ये चीज कहीं प्रचलित तो आपने देखा नहीं है। तो इसलिए इसके लिए क्या कहा गया, जैसे ओम लिखा जाता है तो आपने इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ ओम पाया होगा। अब देखिए और कहाँ मिलता है, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम राजू है और आप उसको कहें राजू आ जाओ, राजू आ जाओ, रजुआ, जैसा हमने कहा
रजुआ। देखिए अब इसमें हमने थोड़ा सा खींच दिया समय। समय क्या किया? खींच दिया। क्या कहते हैं? राजू। किसी किसी बच्चे को हम बुलाते हैं ना, जैसे सीमा, सीमवा, यह बोल देते हैं। जिस प्रकार से जैसे ही हम बोलते हैं, जैसे अगर हम कह दें ओ, कहते नहीं ओ, यानी कि आपने कहा ओ, इसका प्रयोग कर दिया। ओ, लग रहा है हम जान ही नहीं रहे। कह देते ना ओ, ऐसा बता रहे हैं लग रहा है हम जान ही नहीं। अरे भैया कोई बात नहीं, आप जान रहे थे, एक बार फिर से जान लो, एक बार फिर से जान लो, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से प्लुत स्वर यह हो गया। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए भरपूर समय देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए अब अगले बात पे चलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर क्या हो सकता है? अनुनासिकता, पहले नंबर तो यह जान लें कि अनुनासिकता होता क्या है। अनुनासिकता, निरनुनासिक और अनुनासिक। देखिए आपने जो है स्वर जब पढ़ रहे थे, जो उसके बाद दो वर्ण पढ़े होंगे, एक अंक और एक आ। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जिनके साथ में, जिनके साथ में यह बिंदु लगा होता है वह क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। और जिनके साथ में वह बिंदु नहीं लगा होता है तो वह क्या होते हैं? निरानुनासिक होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, निरानुनासिक कौन से होते हैं? कि जिन ऐसे वर्णों को जिनको बोलने के लिए हमें नाक से प्रयोग, नाक से हमारी हवा ना आए, सिर्फ मुंह से ही हवा आए, मुंह से ही उनका उच्चारण हो, नाक से कोई हवा ना आए, वहां उन्हें निरानुनासिक कहते हैं। जैसे हमने कह दिया अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इनको देखिए बोलने में हमने कहीं भी नाक का प्रयोग नहीं किया, ठीक। लेकिन अनुनासिक वर्ण कौन होंगे? अनुनासिक वर्ण वह होंगे कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमको नाक का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात नाक से हमारी कुछ हवा निकलती है। जैसे अभी हम आपको बता दें, ये आ है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो, आ, 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 आ। जब आ कहा तो यानी कि नाक का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? आ, हमने कह दिया आ, 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 नाक का प्रयोग किया। हमने कहा ई, 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 या इसको कहीं कहीं आप इंक लिखते हो ना, इंक, जैसे कह दें ऊं, ऊं, ऊं। इस प्रकार से जिनके ऊपर चंद्र, जैसे हमने कह दिया एक शब्द लिखे हम अंगद, हमने कहा अंगद। अब यहां पर देखो आ के ऊपर जो है, जो वर्ण लगा है, यह जो है अनुनासिक वर्ण लगा कि नहीं लगा? हमने कहा चांद, हमने कहा चांद, हमने कहा चांद, चांद। तो ये अनुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों चीज आते हैं। अब देखिए हम इनको अगर बात करें अनुस्वार की, कि अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक दोनों चीजों की बात करते हैं। अनुनासिक में वह होता है जिसपे चंद्र बिंदु, जैसे चांद, माद, गांव, ठीक है, कहते पांव। यानी कि हमने क्या कहा?
हमने कहा कि जिसपे चंद्र बिंदु लगा वह होता है अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जैसे हमने कहा अंगद, हमने कहा अंगद, ठीक है, हमने कहा नंद, हमने कहा मंद, हमने कहा अंगद, नंद, मंद, हमने कहा पंख, ठीक है, हमने कहा शंख। तो यहां पर देखिए नाक से यहां भी हवा निकल रही है। तो ये अनुनासिक में दो चीजों को हम देखते हैं, क्या? एक अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक, इनमें दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब जो है इस प्रकार से आ जाए। और दूसरी चीज, जब हम इसका प्रयोग एक जगह और करते हैं कि जैसे अगर हमको कहीं लिखना हो, अगर ये हमारी शिरोरेखा है ना, इस शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लग जाएगी तो चंद्र बिंदु उसके साथ नहीं लगता। ये शुद्धि अशुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि शुद्धि अशुद्धि शब्द के लिए। जैसे अगर हम लिख दें, हम कह दें कि नहीं, हमने कहा नहीं। अब नहीं के लिए हम अगर चंद्र बिंदु लिखें तो वह गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको, इसके लिए क्या लिखते हैं? अनुस्वार सिर्फ लगाते हैं, तो नहीं यह हो जाएगा। हम कहते हैं कहते हैं, जैसे ही किसी को बहुवचन बनाने, ये पिताजी आ रहे हैं, जिसको सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना हो अनुस्वार लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी है तो वहां बिंदी ही लगेगी, अनुस्वार ही लगेगा। तो इस प्रकार से अनुनासिकता के आधार पर आपने देखा निरनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया और अनुनासिक हो गया। इस प्रकार के वर्णों को आपने देख लिया। तो अब जो है इसके बाद जो है अब हम चलते हैं और आगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही अच्छा। अब जो है हमको और आगे चलने की जरूरत है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा हो सकता है। आपने स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहीं पे जो है, चूंकि अब एक होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हमको वर्णों का, स्वरों का वर्गीकरण करना है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, ये देखिए अगला हमको क्या करना है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। अब देखिए इसके लिए हम स्वरों का वर्गीकरण अगर हमको करना हो ना, तो अब हमको उच्चारण स्थान पढ़ना चाहिए। तो इसका वर्गीकरण करने के लिए हमको जो है उच्चारण स्थान पे पहले ध्यान देना चाहिए कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। इस प्रकार से इन सभी उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरतंत्रियों को हमको जानना होगा। क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे की क्लास हम स्वरतंत्रियों के बारे में पूरा डिटेल बताने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। इसलिए लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, और यह वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।